Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study modern periodic table. Now start the lecture and understand. See, to understand and study the properties of elements, scientists started to classify the elements. In 1817, the elements were classified on the basis of Döbereiner's Troit's law, right? So in 1817, right? In 1817, elements were classified on the basis of Döbereiner's Troit's law. After that, in 1866, elements were classified on the basis of Newland's law of octaves, right? So law of octaves, right? After that, the elements were classified on the basis of Mendeleev's, right? Mendeleev's periodic law, right? And Mendeleev's periodic law was based on the atomic masses, right? Atomic masses, right? After that, elements were classified on the basis of Henry Moseley's periodic law, and Henry Moseley's periodic law was based on the atomic number, right? According to Mendeleev's periodic law, right? So according to Mendeleev's periodic law, the properties of elements are the periodic functions of atomic masses, right? तो सबसे पहले मेंडलीव ने जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में मेंडलीव का जो है मेजर कंट्रीब्यूशन था, और मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, और उसके आधार पर ही जो है पीरियोडिक टेबल जो थी, पीरियोडिक जो टेबल थी वो सबसे पहले तैयार की गई थी, राइट? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. एंड व्हाट इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? राइट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. और इसकी वजह से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कई ड्रॉबैक्स थे, राइट, जिनको हेनरी मोजले के द्वारा दूर किया गया था. हेनरी मोजले presented periodic, right, periodic law, and according to Henry Moseley's periodic law, the properties of element are the periodic functions of their atomic number. And on the basis of Henry Moseley's periodic law, right, on the basis of Henry Moseley's periodic law, Niels Bohr developed modern periodic table, right? So modern periodic table was developed by John Bohr on the basis of Henry Moseley's periodic law, right? और जो modern periodic table है, right, modern periodic table was developed by Niels Bohr, right, and the modern periodic table is based on the atomic number, right? तो इसको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है डेवलप की गई है, राइट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल, राइट, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, राइट, हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या कहा गया है? पीरियड्स कहा गया है, राइट, एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या कहा गया है? ग्रुप्स कहा गया है, एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में ये हमने एक तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री को समझ लिया है, राइट? इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? जाहिर सी बात है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट, इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के आधार पर हुआ है. इसीलिए अगर आप बहुत ही बेहतर तरीके से, अगर अच्छे से आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड समझ में आएंगे, राइट? तो यहाँ पर हो सकता है 11 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? तो फिर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितनी भी ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है उत्तर में लिखना पड़ेगा. या फिर जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, राइट डाउन इट. या फिर 3 मार्कर में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? तो हम यहाँ पर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं, राइट? सो ट्रेंड्स इन द
ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। और जो जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको हम 5 मार्कर क्वेश्चंस के लिए और 3 मार्कर क्वेश्चंस के लिए जो है प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाएगी, राइट। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाएगी जिसका डेवलप, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नील्स बोर के द्वारा डेवलप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी मोजलेस पीरियोडिक लॉ। इसमें जो हॉरिजॉन्टल, राइट, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है इनको पीरियड्स कहा जाता है, एंड देयर आर 7 पीरियड्स, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड ये क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएंगे, पीरियड्स हो जाएंगे। और जो वर्टिकल कॉलम है उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। और ग्रुप्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, और ये 18 हो जाएंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्या हो जाएंगे, पीरियड्स हो जाएंगे, और 18 क्या है यहाँ पर, ग्रुप्स हैं। अब सबसे पहला जो ट्रेंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखिए, द केमिकल टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की जो टेंडेंसी रखता है, उस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, राइट। तो ये हो जाएगी डेफिनेशन, द केमिकल टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, राइट। तो यदि हम यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाएं तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as we move from left to right in the periodic table, right। और साथ ही साथ जो decreases as we move from top to bottom, right। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यदि हम राइट टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको समझ में आ गई, राइट। द केमिकल टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब हम टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट, डिक्रीज होती है। इसको याद रखने का एक और बेहतर तरीका है, वो ये है कि अगर आप देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन कहाँ है, यहाँ पर है। हाइड्रोजन एक तरीके से कहाँ पर है, इसको ग्रुप 1 में यहाँ पर रखा गया है हाइड्रोजन को, राइट। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव, राइट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वहीं जो हाइड्रोजन है वो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, एलिमेंट है। और बाकी के तत्वों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन के बीच में ही होती है, राइट। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा, और फ्लोरीन क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। बाकी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के बीच में ही होती है। तो आप इससे बिल्कुल जो है सीधा सा याद रख सकते हैं कि यदि हम जो है लेफ्ट टू राइट, यदि क्या करते हैं हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर। नाउ एटॉमिक साइज, राइट। तो एटॉमिक साइज क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर जैसे हमने कहा कि ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस का ये सेंटर हो जाएगा, इस सेंटर से जो आउटर मोस्ट सेल होगी, चाहे वो K भी हो सकती है, L भी हो सकती है, M भी हो सकती है, राइट। तो यहां से जितनी जो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होगी वही क्या करती है, एटॉमिक साइज को बताती है, राइट।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन, राइट, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई, m, ये Kl और ये m। वही अगर आप बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, देन 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये K और ये L और यहां पर ये कौन सी हो जाएगी, M हो जाएगी, राइट। तो सीधी सी बात है, कार्बन के अगर हम जैसे कार्बन का एटम लें, राइट, तो कार्बन में जो न्यूक्लियर का सेंटर है वहां से जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो कौन सी होगी, M होगी। और एल्यूमिनियम में जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है वहां से जो एम सेल है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो है साइज जो है एटॉमिक नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, राइट। तो सीधी सी बात है, जितनी सेल्स होंगी किसी भी एटम में, नंबर ऑफ द सेल्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस उतनी बढ़ती ही चली जाएगी और उससे एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज एटम में पाई जाने वाली सेल्स की संख्या पर डिपेंड करती है, राइट। जैसे इसमें कार्बन में केवल 2 सेल हैं तो इसका रेडियस कम होगा और कम होगा तो एटॉमिक साइज भी कम होगा। एल्यूमिनियम में 3 सेल हैं तो इसका रेडियस भी ज़्यादा होगी, एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर जितने ज़्यादा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी और कुल मिलाकर उस एटम में सेल्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। और सेल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी दूरी, राइट, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी और उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो हम यहाँ पर सीधी डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और इसी एटॉमिक रेडियस के आधार पर हम एटॉमिक साइज को जो है समझ सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं ट्रेंड को, तो इन ग्रुप, right, in a group the atomic size increases when we move from up to bottom। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आप देखेंगे सेल्स की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन में केवल एक ही सेल है, यहाँ पर 2s आ गया, फिर 3s आ गया, 4s आ गया, 5s आ गया, 6s आ गया। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे सेल्स की संख्या में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। तो सेल्स की संख्या में यदि इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो है एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर सीधा कह सकते हैं, राइट, कि इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू बॉटम, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वहीं अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, राइट, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। उसका कारण क्या है कि जो चार्ज है, राइट, द चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। और यदि चार्ज बढ़ेगा तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। इसीलिए एक पीरियड में अगर हम जब बाएं से दाएं ओर जाएंगे, राइट, जैसे यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर चार्ज इंक्रीज होगा और चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। वहीं अगर हम अप टू बॉटम जाते हैं, राइट, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। अब अगली टेंडेंसी हो जाएगी मेटेलिक प्रॉपर्टीज की। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द केमिकल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर द कैशन, राइट। और इनकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, राइट। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव चार्ज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंसी ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो वैलेंसी,
राइट। वैलेंसी ऑर्बिट होती है, या जिसको वैलेंसी क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो वैलेंसी सेल में जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यदि इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गिव अप नहीं करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन गिव अप नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, उससे मेटल का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, कम होगी, राइट। तो इसीलिए व्हेन बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उससे जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। कारण क्या है वो भी हमने बता दिया, राइट। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफेक्टिव चार्ज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। तो वैलेंसी सेल के और वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो इजीली जो है गिव अप नहीं हो पाता उस एलिमेंट से, और इस वजह से व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की, राइट, तो जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो उस समय पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या होता है, मूव हो जाता है, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम की ओर आएंगे तो इफेक्टिव, राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव चार्ज है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। तो दो चीजें बिल्कुल इजी हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है किस पर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर, वो डिक्रीज होता है, इसलिए मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज हैं टॉप से बॉटम जाने पर क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, राइट। उसी तरीके से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हैं, राइट। और जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, राइट। रीजन हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर यदि मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, राइट, वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो उसका ही जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा यहां पर। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और यदि हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, राइट। चलिए अब क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं, राइट। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। तो कोई भी न्यूट्रियल, राइट, क्या है, कोई भी न्यूट्रल एटम हो जाएगा और उस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को जो है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, राइट, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ही आयोनाइजेशन जो है एनर्जी कहा जाता है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। एक चीज और, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है किसी एटम से तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, इसी एटम से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए और अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम यहां पर समझते हैं कि ट्रेंड्स क्या है,
राइट। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो जाएगा, राइट। अभी हम क्या कर रहे थे, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब अगर किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, डालना हो, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added to a neutral atom is called electron affinity of that element, and this energy is called electron gain enthalpy in the thermodynamics terms। तो थर्मोडाइनमिक्स में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। द एनर्जी रिलीज्ड, राइट, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ये उसकी रिक्वायरमेंट जितनी होती है, राइट। तो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ दैट एलिमेंट, और इसको ही थर्मोडायनामिक्स में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन क्या कहा जाता है, एंथैल्पी भी कहा जाता है। इसकी अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली इंक्रीजेज, राइट, कब, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में, किस में, पीरियड में, जब हम लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, मूव करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी इंक्रीजेस, वहीं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। नाउ नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्साइड्स हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज अ ऑक्साइड, सी द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन, राइट। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ में जो कंपाउंड बनता है उसको ही क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं, राइट। और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एल्कलाइन ऑक्साइड्स हो जाएगा। तो जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखना मेटल्स को मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कहाँ पर, एस ब्लॉक्स में रखा गया है, राइट। तो जो इसको हमने धातु वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, राइट। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, राइट, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, राइट। तो बेसिक होता है, राइट। तो जो एल्कलाइन ऑक्साइड्स होते हैं वो किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। तो पहला टाइप हो जाएगा एल्कलाइन ऑक्साइड्स। तो जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, इसलिए उनको एल्कलाइन ऑक्साइड्स कहा जाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, CaO और VaO हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, राइट, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के। बहुत ही सिंपल है, राइट। अल्कलाइन ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, जैसे V2O3 CO2 SiO2 N2 क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, उनको ही क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, CRO। तो CRO क्या होता है, इसका नेचर होता है बेसिक, तो ये एल्कलाइन क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। फिर CrO3 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, तो ये एसिडिक क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। और Cr2O3, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक जो है ऑक्साइड हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो, जिनका नेचर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, उनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहा जाता है, जैसे CO N2O और NO,
राइट। तो यहाँ पर हमको ये ट्रेंड समझ में आया कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें मेटल्स हैं, और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, इसलिए उनको एल्कलाइन ऑक्साइड्स कहा जाता है। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर एसिडिक है, तो उनको क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स की। तो हाइड्रोक्साइड्स क्या कहा जाता है, तो देखिए किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ में जो कंपाउंड होता है उसको ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड्स कहा जाता है, राइट। और हाइड्रोक्साइड के बारे में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो याद रखते हैं कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, राइट। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस कब, जब हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट। साथ ही साथ ये दो बार वही की वही जो है बात लिखी हुई है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो हैलाइड्स क्या कहलाते हैं, तो सीधी सी बात है, किसी एलिमेंट का हैलोजन के साथ में जो कंपाउंड बनता है उसको ही क्या कहा जाता है, हैलाइड्स कहा जाता है। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड विथ हैलोजन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड हैलाइड्स, राइट। और जो आयोनिक कैरेक्टर, राइट, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स decreases and the covalent character increases when we move from left to right। तो ये आप ट्रेंड याद रखें, राइट, कि जो हैलाइड्स का आयोनिक कैरेक्टर है, राइट, आयोनिक कैरेक्टर, तो द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं। साथ ही साथ जो आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड्स है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा इन द ग्रुप, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। तो ये सब जो है ट्रेंड्स को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि 11 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, राइट डाउन द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट, या फिर एटॉमिक साइज, या फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, राइट, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, राइट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इनसे रिलेटेड 3 मार्कर या 5 मार्कर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। डिफाइन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स के प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो ये 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन और राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो कुल मिलाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं और हर प्रकार के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की टाइप है, राइट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। अब सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया गया है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए हमने पहले ही ये हम जो है समझ चुके हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है,
राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय नील्स बोर ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी मोजलेस पीरियोडिक लॉ। तो हेनरी मोजले के पीरियोडिक लॉ के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डेवलप किया गया है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर जो है डेवलप की गई है, राइट। तो हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8, 18 और 32 के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है। इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम कुछ ग्रुप हैं, राइट। तो कुछ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप रीजन जानना चाहें तो हम सीधा कह सकते हैं कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के आधार पर विकसित की गई है। इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 प्रकार के जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक हो जाएगा, फिर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक एंड क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक हो जाएगा। अब यहां पर इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखिए जो एस, पी, डी और क्या एफ, ये क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। अगर आप पुराना हमने पढ़ा हो तो आप रिवाइज करिएगा कि एल, एम, एन, इनको हम एनर्जी लेवल, एटम में ये क्या है, एन बराबर 1, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, के, एल, एम, एन, इनको ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। अब एक ऑर्बिट या सेल में क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। और सब सेल को किससे दर्शाया जाता है, एस, पी, डी और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये 4 क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। फिर जो एस सब सेल होती है उसमें एक ही क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। पी जो सब सेल होती है उसमें 3 क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। या हम ये कहें कि 3 ऑर्बिटल से मिलकर ही क्या बनती है, पी सब सेल मिलती है। फिर जो डी ऑर्बिटल, जो डी सब सेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, राइट। और जो एफ होते हैं उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, राइट। यही कारण है कि जो एस सब सेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी जो सब सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। डी में कितने आ सकते हैं, 10। कितने आ सकते हैं, 10। 5 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10। और एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14, राइट। तो चूंकि जो एस, पी, डी, एफ सेल सब सेल होती हैं, इन एस, पी, डी, एफ सब सेल की वजह से ही जो है ये जो है 4 एलिमेंट होते हैं, राइट। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक और क्या हो जाएंगे, एफ ब्लॉक हो जाएंगे। और यहाँ पर सिंपल रीजन गया है, जब किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट, यदि वह एस सब सेल में प्रवेश करता है तो वह कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस का। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर होता है तो वह पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यदि डी ब्लॉक में इंटर करता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और यदि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में इंटर करता है, या सॉरी एफ सब सेल में इंटर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है राइट, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो है दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एस ब्लॉक के अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, या बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एस सब सेल में होता है, फिर एंटर करता है, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सेल में, इन दोनों जो जितने भी एलिमेंट हैं इनके एलिमेंट एस सब सेल में एंटर करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, राइट।
तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताया। अब अगर हम इनको यहाँ से समझें तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है, एंड दीज आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, these are also known as p block element, और इनको भी क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, राइट। फिर ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, राइट। इन सभी एलिमेंट को डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्लियर। और ये एफ इनर ट्रांजिशन के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। तो अब हम एक एक ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ते हैं, राइट, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, सी। तो इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स s orbital or s subcell on electronic configuration of the element, then they are called s block element, right। तो जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और s सबसेल में एंटर करता है तो उसको s ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। और s ब्लॉक के एलिमेंट को ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में रखा गया है, राइट। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1 होगा, अर्थात हमेशा जो s सेल है, राइट, ग्रुप 1 के, ध्यान रखें कौन से, ग्रुप 1। ग्रुप 1 में जो जितने भी एलिमेंट हैं, राइट, ग्रुप 1 में जो जितने भी एलिमेंट हैं, राइट, उनकी s सब सेल में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर होता है। तो वहीं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं जिनको किस में रखा गया है, ग्रुप 2 में, राइट। तो ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा गया है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ns2, अर्थात s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है एंटर होते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है, राइट। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्थ मेटल्स कहा जाता है। साथ ही साथ चूंकि इन सभी, राइट, ग्रुप 1 के जो जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो 2 एलिमेंट को गिव अप करने की टेंडेंसी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को गिव अप करके ही जो है अपने नियरेस्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है एक्वायर करते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए यहाँ पर समझते हैं, सोडियम 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 6 10 हो गए। अब देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश हुआ, राइट, s सबसेल में प्रवेश किया। अब मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2, राइट। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट हो जाएगा, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट हो जाएगा। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल्स कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाएगा, अल्काली अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्लियर। अब इनकी हम जो है प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको हम क्रम से जो है समझते हैं। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, राइट। तो एस ब्लॉक के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं केवल और केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स कहलाते हैं। फिर जो ग्रुप 1 है, क्लियर, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है, और जो सेकेंड ग्रुप है या जो ग्रुप सेकेंड है उसके एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, राइट। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ग्रुप 1 की जो मेटल है जिनको एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो
ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। ये स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट। अभी हमने देखा था कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट। एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक जो है एलिमेंट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साथ ही साथ जो ग्रुप ए की और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव क्या होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, राइट। सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, या हम ये कहें कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और साथ ही साथ ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा था, बेसिक होता है। तो द ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक, उनका नेचर कैसा हो रहा है, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। साथ ही साथ दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस हो जाएंगे, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम समझ चुके हैं। जो ग्रुप ए के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 होता है। और जो ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट हैं उनका क्या हो जाएगा, NS कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, क्लियर। अब हम यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट को समझते हैं। हाँ, एक चीज और, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से जो मेटल प्रॉपर्टीज है, राइट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सभी जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो ग्रुप 13 है, राइट, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, राइट। तो 13 से लेकर 18 तक के जो जितने भी 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट हैं, राइट, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट इनको कहा जाता है। अब इनके बारे में हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वही डेफिनेशन है, राइट। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द p ऑर्बिटल और p सबसेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उन एलिमेंट्स को p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS, राइट, NS2 और क्या हो जाएगा, NP12 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो सकता है 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, P1 है, यहाँ पर क्या है, P2, P3, P4, P5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P6 हो जाएगा, राइट। तो इन सब के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, राइट। तो N1 से लेकर कितना, 6 तक हो सकता है। साथ ही साथ तो इस यही हम पढ़ चुके हैं कि इनकी जो S सबसेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद में जो आउटर मोस्ट जो सबसेल है P सबसेल उसमें 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक होंगे। और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के बीच में रखा गया है, या ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक में जो है P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, 3s2 और क्या हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। चलिए अब हम इनकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, राइट, तो द एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक आर जनरली नॉन मेटल्स और क्या हो जाएगा, मेटेलॉइड्स हो जाएंगे। तो या तो मेटल्स हैं या क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, राइट। तो एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक आर जनरली नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, परंतु सम हैवी एलिमेंट्स आर आल्सो मेटल्स, राइट। इनकी अगर हम बैलेंसी की बात करते हैं तो द बैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज यूजुअली फिक्स्ड, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वेरिएबल बैलेंसी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
फिर साथ ही साथ इस ब्लॉक के एलिमेंट सभी प्रकार के कंपाउंड को क्या करते हैं, बनाते हैं, राइट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं उनका नेचर आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी होता है। क्लियर। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, चूंकि ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, इसीलिए इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। परंतु सम ऑक्साइड्स आर आल्सो एम्फोटेरिक, राइट, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में क्या करता है, इंटर करता है, और लास्ट जो पी ऑर्बिटल है या पी सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर कहां तक होती है, 6 तक होती है। क्लियर। अब उसके बाद में हो जाएगा यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। यहां पर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो नॉन मेटेलिक या नॉन मेटल्स हैं, तो जनरली यहां पर नॉन मेटल्स एवं किसको, मेटेलाइट को, राइट। तो पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल्स एवं मेटेलॉइड्स को रखा गया है। एस ब्लॉक में क्या है, यहां पर मेटल्स हैं, और बाकी के इन दोनों के बीच में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉन मेटल्स की होती हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स की होती हैं। अर्थात वो मेटल्स एवं नॉन मेटल्स के बीच में जो है ट्रांजिशन को दर्शाते हैं। देयरफॉर दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो यहां से लेकर ये हो जाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट यहां तक, राइट। डेफिनेशन वही हो जाएगी, राइट। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द डी सबसेल और डी ऑर्बिटल, राइट, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है, राइट। इनको एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, इसीलिए इनको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, राइट। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट एवं पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं, और जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है एवं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें ग्रेजुअल ट्रांजिशन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। साथ ही साथ इनके जो है ग्रुप 10, राइट, 3 to 12 जो है 3 to 12 अगर हम देखें तो 10 ग्रुप में इनको रखा गया है। जो है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक में जो है आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट मिल जाएंगे, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 N-1 D क्या होता है, 1 से लेकर हो सकता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 4s2 फिल भर जाएगा तब क्या हो जाएगा, 3D में 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए 4s आएगा, और n-1 क्या होगा, D होगा, क्योंकि आपको पता है कि 4s का जो एनर्जी लेवल है वो 3D से क्या होता है, कम होता है, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आता है, 3D में बाद में जाएगा, इसलिए NS2 n-1 D, जिसमें 1 से लेकर 10 जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं, तो 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर हो जाएगा 3s2 3p6, फिर 4s2। अब आप यहाँ देखेंगे 2 8 10 और 8 18, फिर 2 कितने होगा 20, तो यहाँ पर अब आएगा 4s2 के बाद में 3d1, राइट। तो इस तरीके से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम इनके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑल दीज जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। सो ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टीज। दूसरा, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये गुड कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। फिर इनमें से कुछ जो है वेरिएबल बैलेंसी को जो है प्रदर्शित करते हैं। दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स,
तो ये कलर्ड सॉल्ट्स को या कलर्ड आयंस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये एलॉयज को बनाने के लिए भी क्या होते हैं, दीज सिंपली एलिमेंट्स रेडिली फॉर्म एलॉयज, राइट। और इनकी जो आउटर सेल होती है वो हमेशा क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, राइट। तो द टू आउटर सेल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर क्या हो जाएंगी, इनकम्प्लीट हो जाएंगी। क्लियर। चलिए अब हम यहां पर पढ़ते हैं कौन से, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाएंगे जिनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है। अब एक चीज क्लियर है कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से लेकर 12 के बीच में ही है। इनर और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके बीच में ही इनको रखा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है लेंथेनम 57। तो देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें लेंथेनम का जो है एटॉमिक नंबर हो जाएगा 57। तो 58 से लेकर 71 तक, राइट। तो जो ग्रुप 6 में, ध्यान रखें ये कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 6। तो ग्रुप 6 में लेंथेनम के बाद में एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट्स कहा जाता है। और यहां पर 89 वा जो एलिमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, एक्टिनाइट्स हो जाएगा। एक्टिनाइट के बाद में 90 से लेकर यहां पर 103 तक जो एलिमेंट है उनको क्या कहा जाता है, एक्टिनाइट्स कहा जाता है। और चूंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में ही यहाँ पर रखे गए हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा जाता है, उसका सीधा सा कारण क्या है, राइट। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटर्स द एफ सब सेल, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में प्रवेश करता है इसलिए इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। और चूंकि इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट, राइट, डी ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनम, राइट, और जो 72 है उसके बीच में तथा एक्टिनाइट के बाद में रखा गया है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, राइट। इनकी जो आउटर 3 सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट की कितनी सेल इनकम्प्लीट होती हैं, 2, और इनकी कितनी, 3 सेल जो हैं इनकम्प्लीट होती हैं, राइट। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, NS2 N-2 F12 क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो F है वो 2 कम होता है जिसको हम यहाँ से समझते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1s2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2s2 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2 3p6। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। क्या मुझे यहाँ पर 3, राइट, क्या मुझे यहाँ पर 3d10 लिखना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि जो 3d10 है उसका एनर्जी लेवल 4s से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 3d नहीं लिखेंगे, इसके बाद में क्या आ जाएगा 4s2। हाँ, अब हम यहाँ पर 3d10 लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 4p6 हो जाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या 4d10 लिखना चाहिए, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पर क्या 4f लिख सकते हैं हम, राइट, 4f लिख सकते हैं क्या, तो 4f भी नहीं लिख सकते, राइट। तो अब उसके बाद में आ जाएगा 5s2, राइट। 5s2 के बाद में क्या आएगा 4d10, अब क्या आएगा 5p6। अब हम यहाँ पर 4f लिख सकते हैं क्या, अभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x2। अब हमारे पास में शायद इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 2 बचे हैं इसलिए अब यहाँ पर आएगा 4f2, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर लेंथेनाइट के बारे में समझते हैं। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, देखिए जब किसी एलिमेंट का, राइट, जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में प्रवेश करे, राइट, इफ लास्ट
इलेक्ट्रॉन इंटर्स द 4f सब सेल, तो उसको ही क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और लेंथेनाइड्स किसको कहते हैं, तो देखिए लेंथ एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 टू एटॉमिक नंबर 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स, राइट। तो यहाँ पर लेंथेनाइड का जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 57 के बाद में, राइट। तो एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, जिसका लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 70, तो एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम अप टू एटॉमिक नंबर 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड्स हो जाएगा। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में प्रवेश करता है तो उनको एक्टिनाइड्स जो है कहा जाता है। और एक्टिनाइड्स किन्हें कहते हैं, एलिमेंट्स आफ्टर, सॉरी एक्टिनाइड्स को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालें तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 5f सबसेल में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड्स किन्हें कहा जाता है, तो एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, राइट। और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 89। तो 89 के बाद में 103 तक के जो जितने भी, तो एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, जिसका एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 89, इसके बाद में 103 तक के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स कहा जाता है, राइट। और इनको किस में रखा गया है, ग्रुप 3 में और किस में, ग्रुप 4 में। बोथ द सीरीज ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, ग्रुप 4 हो जाएगा। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएगा। अब इनके जो है हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है यहाँ पर हम समझते हैं, राइट। तो देखिए इनकी जो 3 सब सेल्स है, राइट, 3 सब सेल्स ऑफ द आउटर सेल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो इनकी जो 3 सेल है वो आपको क्या दिख रही है, इनकम्प्लीट दिख रही, राइट। तो 3 सब सेल्स ऑफ द आउटर 3 सब सेल ऑफ द आउटर सेल, राइट। तो इनकी जो आउटर सेल होती है उनकी 3 सब सेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती हैं, राइट। फिर इनका जो एक्सटर्नल जो सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए ये सभी एक जैसी जो है प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करते हैं, राइट। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटेलिक, राइट, ये मेटेलिक होते हैं, साथ ही साथ इनके कंपाउंड जो है आयोनिक होते हैं। ये वेरिएबल वैलेंसी को जो है प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ दीज एलिमेंट फॉर्म मोस्ट ऑफ द कलर्ड आयंस, राइट। और आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम 92 के बाद में कोई भी एलिमेंट जो है नेचर में नहीं पाया जाता है, उनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। सो ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर। अब हमारा जो है लास्ट वाला टॉपिक जो है बचा है वो किसका है, नोबल गैसेस का बचा है, राइट। तो नोबल गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं वो समझिए। देखिए जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, राइट, रेडॉन है, राइट। इनका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 8 है। इसीलिए ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो समझते हैं नोबल गैस और आइडियल गैस किसे कहते हैं। तो देखिए द मेंबर्स ऑफ द लास्ट 18 ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक आर नोन एज नोबल गैस और आइडियल गैस, राइट। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 18 के सदस्यों को ही क्या कहा जाता है, नोबल गैस और आइडियल गैस कहा जाता है। उसका कारण क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np6, राइट। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसका मतलब इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और एक्टेट कंप्लीट होता है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गिव अप करते हैं, ना ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अर्थात ये केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है
राइट, और NH2 NP6 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, राइट। तो इन सब का जो है, इन सब का जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। इसी वजह से ये केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से ही इनको जो है इनएक्टिव होते हैं, और इसी वजह से इनको आइडियल गैस या नोबल गैस भी जो है कहा जाता है, राइट। आइडियल गैस इसीलिए कहा जाता है या नोबल गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो अदर एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैस या इन इनर्ट गैसेस के समान ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है प्राप्त करने के लिए ही इलेक्ट्रॉनों को गिव अप करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं, राइट। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ा जाता है, परंतु इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या होती हैं, बिल्कुल ही अलग होती हैं, राइट। और ये इनर्ट गैसेस के रूप में जो है पाई जाती है। क्लियर? सो वी हैव स्टडीड हियर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन डेप्थ, राइट। So in the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.